बात करते हैं हम स्पीशिएशन की। स्पीशिएशन की मतलब किस तरीके से एक नई स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है। So, speciation is formation of one or more new species from pre-existing species। पहले से जो स्पीशीज मौजूद है उससे नई स्पीशीज किस तरीके से इवॉल्व होती है, किस तरीके से बनती है, इस चीज को बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पीशिएशन। तो अभी हम लोग अभी तक जो भी बात कर रहे हैं वो इवोल्यूशन में यही चीज बात कर रहे हैं कि किस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म जो है वो इवॉल्व होता होता एक नए ऑर्गेनिज्म में बदल जाता है। जब हम उसके एंसेस्टर को देखते हैं तो वहां पे हम पाते हैं कि ये एंसेस्टर से अपना बिल्कुल ही डिफरेंट है। जैसे अगर हम ह्यूमंस की ही बात करें तो ह्यूमंस, चिंपैंजी, गोरिल्ला, हम सबके जो एंसेस्टर हैं वो सेम है। अब उन एंसेस्टर से अगर हम आज अपने आप को देखते हैं तो हम अपने आप को बिल्कुल ही डिफरेंट पाते हैं। तो ये जो चीज होती है कि एक नई ही स्पीशीज बन गई, ये चीज कहलाती है स्पीशिएशन। और ये किस तरीके से होता है उस चीज को हम समझते हैं। तो स्पीशिएशन एलोपेट्रिक स्पीशिएशन हो सकता है। दैट मीन्स व्हेन अ पॉपुलेशन फॉर्मली continuous in a range splits into two or more geographical isolated population and form new species. Example, Darwin finches and marsupial radiations। तो अगर हम बात करें एलोपेट्रिक स्पीशिएशंस की तो ये चीज ये कहलाती है कि अगर कोई पर्टिकुलर पॉपुलेशन है और वो किसी कारण से उसमें जियोग्राफिकल डिमार्केशन आ जाए। अब ये चीज किस तरीके से हो सकती है, जो हम लोगों ने बात करी थी कि जो अर्थ है वो एक पेंजिया थी, एक पूरी आप कहें तो एक सॉलिड बेस था, एक सॉलिड मास था, वो पूरा आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड था। धीरे धीरे जो ये पेंजिया था ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में बढ़ता चला गया, मतलब इसके बीच में सी और दूसरी चीज़ें आने लगी। उसके कारण जो थे लैंड मासेस अपने एक दूसरे से अलग होते चले गए, अलग होते चले गए। तो जो पहले एक ही पॉपुलेशन एक ही जगह पे सरवाइव करती थी वो धीरे धीरे अलग अलग ज्योग्राफीज में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। और डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण अब उनके अंदर ही इंटरब्रीडिंग हो गई। और ये जो आप कहें कि इन दो ज्योग्राफिकल एरिया में इंटरब्रीडिंग जो थी वो उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी उसकी धीरे धीरे कम होती चली गई और ना के बराबर रही। ना के बराबर होने के कारण यहाँ की एक पॉपुलेशन जो थी वो एक अलग स्पीशीज में अपने जीन पूल के हिसाब से अलग स्पीशीज में बदल गई, और यहाँ वाली जो पॉपुलेशन थी वो एक अपनी अलग स्पीशीज में बदलती चली गई। तो ये जो चीज़ कहलाती है कि ज्योमेट्रिकल डिस्टिंग्विशमेंट के कारण जो चीज़ होती है दैट इज कॉल्ड एज एलोपेट्रिक स्पीसिएशन। वहीं अगर हम बात करें सिंपेट्रिक स्पीशिएशन की, व्हेन अ पॉपुलेशन रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड इन द मिडस्ट ऑफ इट्स पेरेंट पॉपुलेशन एंड फॉर्म न्यू स्पीशीज। दैट मीन्स अब पॉपुलेशन जो है वो एक ही जगह पे है, एक ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में है, लेकिन किसी कारण से उनकी आपस में इंटरब्रीडिंग जो है वो बंद हो गई। और एक उसमें से एक छोटा सा ग्रुप जो था, छोटा सा कहें या बड़ा सा कहें, एक ग्रुप ने इस तरीके से चीज़ कर ली कि वो अब दूसरे ग्रुप से इंटरब्रीड नहीं कर रहा है, वो आपस में ही इंटरब्रीड करते चले जा रहे हैं। तो इस तरह से वो पॉपुलेशन वहीं पे पेरेंट पॉपुलेशन के साथ में रहते रहते ही, क्योंकि उनका अब आपस में इंटरब्रीड नहीं हो पा रहा है और एक छोटी सी पॉपुलेशन ही आपस में इंटरब्रीड कर पा रही है, तो वो धीरे धीरे समय के साथ में उसमें वेरिएशंस इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि वो एक अलग ही स्पीशीज अपनी बना लेगी। तो व्हेन अ पॉपुलेशन रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड इन द मिड्स ऑफ इट्स पेरेंट पॉपुलेशन के अंदर ही वो अपने आप को अलग कर ले एंड फॉर्म न्यू स्पीशीज, नई स्पीशीज बनाए। तो सिंपेट्रिक स्पीशिएशन इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पीशीज विद अ सिंगल पॉपुलेशन विदाउट ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। तो यहाँ पे कोई भी ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की आवश्यकता नहीं है। So and this speciation can be occurred by आप कह सकते हैं जो पॉलीप्लॉइडी एन्यूप्लॉइडी हम लोगों ने पढ़ी ही थी। तो कई बार ये चीज़ पाई जाती है कि ह्यूमंस में या जो हमारे एनिमल्स हैं इनमें तो ये चीज़ सर्वाइवल उतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन एन्यूप्लॉइडी पॉलीप्लॉइडी ये जो चीज़ होती हैं ये प्लांट्स में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। और उसके कारण प्लांट्स में कई तरह की वेराइटीज़ जो है वो नई नई डेवलप हो जाती हैं। तो हम लोगों ने जो बात करी थी प्राइम रोज़ की,
ह्यूगो डी वेरिस ने जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। तो वहाँ पे इसी के कारण एक ही पॉपुलेशन में अचानक से वेरिएशंस आ रहे थे। क्यों? क्योंकि उसके जो आप कहें डीएनए स्ट्रक्चर या क्रोमोसोम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में बढ़ोतरी हो रही थी और बढ़ोतरी होने के कारण एक नई ही वैरायटी बन रही थी। तो ये ह्यूगो डी वेरिस ने दिखा था। तो यही चीज़ एग्जाम्पल होता है आपका सिम्पेट्रिक स्पीशिएशन का। यहाँ पे आप डायग्राम में और अच्छे से समझ सकते हैं कि एक पॉपुलेशन है, एक ही जैसे ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन है, वहीं एक ग्रुप ने अपने आप को सेग्रीगेट कर लिया, उसमें इस तरह के वेरिएशंस आए कि वो अपने आप को इसी पॉपुलेशन में रहते हुए अपने आप को सेग्रीगेट कर पाई और उसी में ब्रीडिंग हो रही है। तो उसके अंदर जो कैरेक्टर्स थे वो धीरे धीरे स्टैब्लिश होते जा रहे हैं और एक नई स्पीशीज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये चीज़ कहलाता है आपका सिम्पेट्रिक स्पीशिएशन। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से नई स्पीशीज़ बनती है। कुछ म्यूटेशंस हो जाते हैं, उसके कारण जो आप कहें कि एक स्पीशीज़ जो होती है अपनी ही पॉपुलेशन में से धीरे धीरे अलग हो जाती है, उसी में इंटरब्रीडिंग होती है और नई पॉपुलेशन बन जाती है, या कुछ ज्योग्राफिकल बैरियर्स आ जाते हैं जिसके कारण ये चीज़ हो जाती है। अब अगर हम यहीं पे इसके एग्जाम्पल्स की बात करें कि क्या ऐसे सच में देखा गया है, तो ये चीज़ आप लोगों को भी पता होगी कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स थे वो किस तरीके से सरवाइव कर पाए, क्योंकि वो एशियाटिक प्लेन से जोग्राफिकली अलग हो गए थे। वो ऑस्ट्रेलिया जैसे अलग कटता हुआ चला गया, अफ्रीका एशियाटिक प्लेन से अलग होता हुआ चला गया, तो वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म बच गए थे वो वहाँ पे सरवाइव कर पाए, लेकिन वही मार्सुपियल्स जो थे वो एशियाटिक रीजन में सरवाइव नहीं कर पाए। तो ये चीज़ हुई। वहीं हम लोगों ने डार्विन की फिंचेस की बात करी थी। सो डार्विन की फिंचेस में भी जो चेंजेस आए थे वो भी आप कह सकते हैं एलोपेट्रिक स्पीशिएशन का ही एक एग्जाम्पल था। और तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपके म्यूटेशन थ्योरी को या स्पीशिएशन को मदद करते हैं। अब यही जो म्यूटेशन थ्योरी की हम लोगों ने बात करी कि किस तरीके से एक पॉपुलेशन में म्यूटेशंस होते हैं और एक नई स्पीशीज बन जाती है, लेकिन इसी म्यूटेशन थ्योरी की कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं कि ये पूरी तरीके से सही नहीं होती, या इसको कहें कि ये पूरी तरीके से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो वहीं हम देखते हैं कि नेचुरली म्यूटेशंस जो होते हैं आर नॉट वेरी कॉमन एज ह्यूगो डी वेरिस थॉट। तो ह्यूगो डी वेरिस ने जिस तरीके से प्राइम रोज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे और उनको जो म्यूटेशंस थे वो बहुत फास्ट देखने को मिले थे, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। लेकिन जो नॉर्मली पाया जाता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें इतने ज़्यादा म्यूटेशंस देखने को नहीं मिलते कि एकदम स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इतने ज़्यादा बार हों, मतलब फ्रीक्वेंसी उनकी इतनी ज़्यादा हो। म्यूटेशंस आर नॉर्मली रिसेसिव एंड हार्मफुल, और जो म्यूटेशंस देखे जाते हैं वो यूजुअली रिसेसिव होते हैं, मतलब वो एक डोमिनेंट कैरेक्टर के रूप में नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो वो रिसेसिव कैरेक्टर को में ज़्यादा होते हैं। एज अ रिसेसिव कैरेक्टर वो म्यूटेशंस होते हैं और सर्वाइव कर पाते हैं किसी भी प्रोजेनी में, व्हाइल द कैरेक्टर्स टेकिंग पार्ट इन इवोल्यूशन आर यूजुअली डोमिनेंट। और जब हम इवोल्यूशन की बात करते हैं तो हम वहाँ पे ऐसे कैरेक्टर्स की बात करते हैं जो किसी भी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए बेहतर हों, मतलब दैट मीन्स इट शुड बी अ डोमिनेंट कैरेक्टर। वहीं अगर हम म्यूटेशंस की बात करें तो म्यूटेशंस यूजुअली जो सरवाइव हो पाते हैं वो हो पाते हैं रिसेसिव में, और जो कई बार होते हैं तो वो इतने हार्मफुल होते हैं कि वो एक पॉपुलेशन में सरवाइव नहीं कर पाते। जैसे कि अगर हम बात करें कि जब हम लोगों ने सिकल सेल एनीमिया की बात करी थी, तो सिकल सेल एनीमिया भी आप कह सकते हैं एक नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस है या म्यूटेशन है। एक म्यूटेशन है, पॉइंट म्यूटेशन है, जेनेटिक म्यूटेशन है। वो म्यूटेशन इस तरीके का है कि अगर उसमें होमोजाइगस कंडीशन में वो चीज़ होती है तो वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो सरवाइव ही नहीं कर पाता। मतलब पूरे सिकल सेल्ड आरबीसीज जो हैं, अगर किसी ह्यूमंस में सारे ही आरबीसी सिकल सेल शेप हो जाएंगे तो वो जो प्रोजेनी है वो सरवाइव ही नहीं कर पाएगी।
सो म्यूटेशंस आर नॉर्मली रिसेसिव, और जो रिसेसिव कंडीशन वाली चीज़ होती है, हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है, वही कैरियर के रूप में उसको आगे बढ़ा रही है। अब वो भले ही जो कैरेक्टर है वो नेचर के हिसाब से उस पर्टिकुलर रीजन में जहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलती है फ़ायदेमंद है, उसके लिए फिट है, लेकिन वो एक डोमिनेंट कैरेक्टर के रूप में देखने को हमको नहीं मिल पाता। सो व्हाइल द कैरेक्टर्स टेकिंग पार्ट इन इवोल्यूशन आर यूजुअली डोमिनेंट, तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर इवोल्यूशन में देखे जाते हैं वो चीज़ म्यूटेशंस में उतने ज़्यादा प्रोमिनेंटली देखने को नहीं मिलती। अब यहीं से जो चीज़ आती है कि जो कमियां डार्विन की थ्योरी में थी, जो म्यूटेशन की थ्योरी में थी, उन कमियों को दूर करते हुए एक नई थ्योरी दी गई है, एंड दैट इज कॉल्ड एज नियो डार्विनिज्म और मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी या मॉडर्न इवोल्यूशन थ्योरी। So modified from Darwinism along with recent researches of Weizmann, D. Veris and Stebbins, Dobzhansky, Swell, Wright and Mayer, इतने साइंटिस्ट ने जब अलग अलग अपने एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने पाया कि भाई ये जो इवोल्यूशन की चीज़ है, आप इसको किसी ये कहें कि एक पर्टिकुलर चीज़ से ही बांध नहीं सकते, ये कई सारी चीज़ों का, कई सारी प्रोसेस का एक कॉम्बिनेशन होता है। ना कि हम इसको ये कह सकते हैं कि ये लेमार्किज्म के पे ही चलेगा या डार्विनिज्म पे ही चलेगा या केवल म्यूटेशन थ्योरी पे चलेगा। ये इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन है और इसमें भी कुछ मॉडिफिकेशंस हैं। तो अगर हम बात करें नियो डार्विनिज्म की, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़। जो नई स्पीशीज़ बनती हैं उसके लिए कई सारे फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं। जैसे कि पहला जो फैक्टर जो सभी में कॉमन देखा गया है, दैट इज़ द रैपिड मल्टीप्लिकेशन। मतलब कोई भी पॉपुलेशन जो है वो वही सर्वाइव करेगी, वही फिट रहेगी जो रैपिड मल्टीप्लिकेशन कर पाएगी। मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब ही होता है, फिट का मतलब ही ये चीज़ होती है कि वो पर्टिकुलर पर्सन फिट, मतलब यहाँ पे वो चीज़ नहीं कह सकते आपकी फिट वो हेल्थ वाइज बहुत फिट है। फिट का मतलब ही है कि वो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा सकता है, मतलब वो रिप्रोडक्टिवली फिट होना चाहिए। तो रिप्रोडक्टिवली फिट होगा तो वो अपना रैपिड मल्टीप्लिकेशन करवा पाएगा, मतलब उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी। लिमिटेड फूड एंड स्पेस, अब वही बात करी थी जो हमने हर थ्योरी में बात करी है कि जो फूड और स्पेस है या जो रिसोर्सेज की हमने बात करी थी, जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, जो हमारी पॉपुलेशन है वो ज्योग्राफिकल प्रोग्रेशन में बढ़ रही है, और फूड और रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे लिमिटेड हैं, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ते हैं। तो इसके कारण हमेशा ही एक अपने सर्वाइवल के लिए एक आप कहें तो एक जंग चलती रहती है कि कौन सर्वाइव कर पाएगा, कौन नहीं कर पाएगा। जो ज़्यादा फिट होगा वही अपनी पॉपुलेशन को आगे बढ़ा पाएगा। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जो हम लोगों ने अभी बात करी कि स्ट्रगल हमेशा ही ये स्ट्रगल बना रहेगा कि कोई सी पॉपुलेशन में कौन से ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे, कौन से और सर्वाइव नहीं करेंगे। जेनेटिक वेरिएशंस, नेचुरल सिलेक्शन, और नेचर भी जो है वो उन्हीं ऑर्गेनिजम्स की बात करता है, उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट करता है जो नेचर के हिसाब से बेहतर अडाप्ट कर पाएँ। जो नेचर के हिसाब से बेहतर अडाप्ट कर पाएंगे वही पॉपुलेशन में सर्वाइव करेंगे। जैसे हम लोगों ने सिकल सेल एनीमिया का जब एग्जाम्पल लिया था, तो उस पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में जहाँ पे मलेरिया फैल्सिपेरम ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाता है, वहाँ पे जो कैरियर सिकल सेल एनीमिया के पर्सनस थे उनके सर्वाइवल के चांस ज़्यादा हैं। तो इसलिए उस पर्टिकुलर ग्रुप में आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिकल सेल एनीमिया वाले लोग ही मिलेंगे। दैट मीन्स जो कैरियर हैं उसके लिए वही लोग ज़्यादा वहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे। जो नॉर्मल व्यक्ति हैं वो उतने ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो नेचर जो है उनको सिलेक्ट कर लेता है। सेम विद द आई डोंट नो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, बट मुंबई के करीब में बॉम्बे ब्लड ग्रुप की बात करी जाती है। वहाँ पे उस रीजन में एक बॉम्बे ब्लड ग्रुप पाया जाता है जो आप कहें कि उसी रीजन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली उसका भी बेनिफिट रहा होगा। तो नेचर इस तरीके से वो चीज़ को सिलेक्ट कर लेता है। आइसोलेशन की हम लोगों ने अभी बात करी कि कुछ बायोलॉजिकल बैरियर्स आ जाते हैं, बायोलॉजिकल क्या जियोलॉजिकल बैरियर्स आ जाते हैं। बायोलॉजिकल बैरियर्स भी आ सकते हैं जिसके कारण एक स्पीशीज़ अपनी इंटरब्रीडिंग कुछ ऑर्गेनिजम्स के साथ में नहीं कर पाए, तो ये कंडीशंस भी बन सकती हैं।
तो आइसोलेशन हो जाना, किसी पॉपुलेशन में से किसी का अलग हो जाना और उसमें ही इंटरब्रीडिंग होने के कारण एक नई पॉपुलेशन का बन जाना। अब वहीं जेनेटिक वेरिएशंस की हम बात करें तो जेनेटिक वेरिएशंस में हम लोगों को सभी को पता है, हम लोगों ने म्यूटेशंस पढ़ा है, उसमें जीन रिकॉम्बिनेशंस पढ़े थे हम लोगों ने कि किस तरीके से माइटोसिस मियोसिस के जब होती हैं तो किस तरीके से क्रॉसिंग ओवर्स होती हैं और क्रॉसिंग ओवर्स में जीन रिकॉम्बिनेशंस बनते हैं। वहीं हम लोगों ने म्यूटेशंस की बात करी थी, पॉइंट म्यूटेशंस की, एनीप्लॉइडी क्रोमोसोमल म्यूटेशंस की, यूप्लॉइडी एनीप्लॉइडी की, हाइब्रिडाइजेशन जो ह्यूमंस अपने बेनिफिट के लिए करते ही रहते हैं, कोई भी दो कैरेक्टर्स के कोई भी दो ऑर्गेनिजम्स के बेहतर कैरेक्टर्स को आगे आने वाली प्रोजेनी में लेके आना। जीन माइग्रेशन एंड जीन फ्लो, जीन माइग्रेशन जीन फ्लो का मतलब हुआ कि जब एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में कुछ ऑर्गेनिज्म माइग्रेट कर जाते हैं, मतलब एक पॉपुलेशन में से अलग हो जाते हैं या किसी और पॉपुलेशन में जाके मिल जाते हैं और वहाँ पे वो इंटरब्रीड करने लगते हैं, तो वो चीज़ कहलाती है आपका जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो। और जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब सेम चीज़ कि अगर कोई पॉपुलेशन में से कुछ पॉपुलेशन अलग हो जाती है, ज्योग्राफिकल बैरियर्स होने के कारण, बायोलॉजिकल बैरियर्स होने के कारण, किसी भी कारण से वो अलग हो जाती है और वहीं पे उनकी इंटरब्रीडिंग होती जाती है, तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो आप कहें कि जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो का ही एक बड़ा रूप हो गया आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो ये सारे चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमारी नियो डार्विनिज्म या मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी इवोल्यूशन की वो डिपेंड करती है कि ये सारे फैक्टर्स रहेंगे तो इनमें से कोई भी फैक्टर होगा तो वो किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी स्पीशीज़ के इवोल्यूशन में मदद करेगा। अब इसमें जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट माइक्रोब्स। हम सभी से ये रीसेंट चीज़ हुई है कि आजकल जितने भी डॉक्टर्स भी होते हैं, अगर आप जाएंगे कॉमनली देखेंगे और इवन वर्ल्ड लेवल पे आप देखेंगे तो ये चीज़ कही जा रही है कि जो एंटीबायोटिक्स हैं उनको अननेसेसरी हमको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। वो चीज़ क्यों नहीं कंज्यूम करना चाहिए? क्योंकि जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं और जो अननेसेसरी ले लेते हैं या हम अपने एंटीबायोटिक्स का कोर्स पूरा नहीं करते, तो उसमें क्या होता है कि जो अंदर हमारे अंदर माइक्रोब्स हैं जो सर्वाइव कर रहे हैं, जब आप पहला डोज लेंगे एंटीबायोटिक्स का तो उनमें से मैक्सिमम जो पॉपुलेशन होगी वो एलिमिनेट हो जाएगी। उसमें से कुछ ही ऐसे ऑर्गेनिज्म बचेंगे जो शायद उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए उनमें रेजिस्टेंस हो, मतलब वो उसके होने के बावजूद भी थोड़े बहुत सर्वाइव कर पाएँ। अब जैसे जैसे आप एंटीबायोटिक्स का डोज बढ़ाते जाएंगे या लेते रहेंगे तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो उस एंटीबायोटिक्स को काउंटर कर सकते हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी। और अब जो नए रोग आएंगे, नए नए वो बैक्टीरिया जो नए डिसीजेस कॉज करेंगे, तो उन पर्टिकुलर डिसीजेस में ये एंटीबायोटिक्स जो हैं उनकी या तो आपको और हाई डोज देना पड़ेगी या एंटीबायोटिक्स का उन पे असर ही नहीं होगा। तो ये चीज़ मानी जाती है मेडिकल फ्रेटर्निटी में कि आगे आने वाले समय में ये ह्यूमंस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वैरायटी माइक्रोब्स की ऐसी तैयार हो जाएगी कि जिसके लिए हमारे पास में एंटीबायोटिक्स होंगे ही नहीं। तो उस चीज़ को हम प्रोलॉन्ग कर सकें या लंबा कर सकें तो इसके लिए यही चीज़ करी जा सकती है कि जब ज़रूरत ना हो उन एंटीबायोटिक्स को हम कंज्यूम ना करें, या करें भी तो उनका कोर्स पूरा करें। वहीं हम लोगों ने एग्रीकल्चरल में देखा है कि हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वेराइटीज़ आ गई हैं। पैथोजेंस की अगर हम बात करें, वीड्स की बात करें, तो जो केमिकल्स का यूज़ होता है एज अ पेस्टिसाइड्स या वीडिसाइड्स, तो उसमें ये चीज़ पाई जाती है कि अब जैसे जैसे वो केमिकल्स का यूज़ बढ़ता जाता है तो जो नए ऑर्गेनिजम्स या नए पैथोजेंस जो आते हैं, नए वीड्स जो आते हैं, उनके ऊपर उन दवाइयों का असर होना धीरे धीरे बंद हो जाता है। मतलब रेजिस्टेंट वेराइटीज़ देखने को हमको एग्रीकल्चरल फील्ड में देखने को मिलती हैं और उन पे आप और केमिकल्स भी डालें तब भी उनके ऊपर उस चीज़ का असर नहीं होता। तो दैट मीन्स हर्बिसाइड्स रेजिस्टेंट वेराइटीज़ बनती चली जा रही हैं। पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट वेराइटीज़ जो अभी हम लोगों ने बात करी कि जो पेस्ट हैं वो भी एग्रीकल्चर में इस तरीके से डेवलप हो रहे हैं
कि वो उनके ऊपर भी ये केमिकल्स जो हैं वो असर नहीं करते। द केस ऑफ इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी का, द केस ऑफ इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। तो किस तरीके से जो मॉथ थी उनमें किस तरीके के चेंज आए, उनकी पॉपुलेशन में किस तरीके के चेंजेस आए। हम बात कर रहे थे इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म की। तो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म ये बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल है कि किस तरीके से कोई भी पॉपुलेशन होती है उसमें वेरिएशंस मिलते हैं और वेरिएशंस किस तरीके से एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल हो जाते हैं। तो एक मॉथ होती है आपकी पेपर्ड मॉथ, ये प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा में, अगर हम बात करें प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा में, तो वहाँ पे दो तरह की मॉथ पाई जाती थी, एक ब्लैक कलर की होती थी और एक होती थी आपकी वाइट कलर्ड मॉथ। अब बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो एनवायरनमेंट था, आप ये कहें कि जो हवा थी उसमें पॉल्यूशन कम था, और पॉल्यूशन कम होने के कारण जो जब पॉल्यूशन कम होता है तो जो लिचेंस होते हैं, जो ट्री की बार्क होती है, जो हमारा तना होता है, इसके ऊपर लिचेंस ग्रो कर लेते हैं। और ये लिचेंस जो होते हैं ये होते हैं लाइट कलर्ड कहें आप या ग्रे कलर्ड कहें। तो ग्रे कलर्ड होने के कारण ये पूरी अपने जो तना होता है, स्टेम जो होता है, उसके ऊपर पूरे ये कवर कर लेते हैं। कवर करने के कारण जो वाइट कलर्ड मॉथ होती हैं, वो वाइट कलर मॉथ इस पर्टिकुलर कलर में आप कहें कैमोफ्लेज कर लेती हैं। कैमोफ्लेज मीन्स वो उसमें छुप जाती हैं, तो उनके जो प्रेडेटर्स होते हैं वो उनको उतनी आसानी से देख नहीं पाते। लेकिन वहीं अगर हम बात करें जो ब्लैक कलर्ड मॉथ होती हैं, ये ब्लैक कलर्ड मॉथ जो होती हैं ये लिचेंस के ऊपर बड़ी आसानी से देखी जाती हैं, और इसके कारण ये प्रेडेटर्स को विजिबल हो जाती हैं। विजिबल होने के कारण इनका शिकार ज़्यादा होता है। तो इस पॉपुलेशन में से धीरे धीरे जो होगा, एक जो ब्लैक कलर्ड मॉथ हैं धीरे धीरे कम होती जाएंगी और जो वाइट कलर्ड मॉथ हैं वो बढ़ती चली जाएंगी। तो ये चीज़ देखी गई कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले यहाँ पे जो वाइट कलर्ड मॉथ थी इनकी संख्या ज़्यादा थी, इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी। वहीं ब्लैक कलर्ड जो मॉथ थी ये इनकी संख्या जो थी, इनकी पॉपुलेशन जो थी वो कम थी। अब जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब कोल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हुआ। अब कोल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हुआ तो एनवायरनमेंट पॉल्यूट हुआ। पॉल्यूशन होने के कारण जो लिचेंस थे, लिचेंस की जो ग्रोथ हो गई वो हैम्पर हुई, मतलब वो अब ट्रीज़ के ऊपर वो लिचेंस की जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे कम होती चली गई। कम होने के कारण आप जो ट्रीज़ हैं उनके ऊपर ये जो सूट है, ब्लैक कलर का जो सूट है, वो उसकी एक लेयर डिपॉजिट हो गई। लेयर डिपॉजिट होने के कारण ये जो तने थे, अब तने किस तरीके के हो गए, ये इस तरीके के ब्लैक कलर्ड हो गए। और ये ब्लैक कलर्ड होने के कारण अब ये जो ब्लैक कलर्ड मॉथ है, यहाँ पे आप शायद देख पा रहे होंगे कि ये जो ब्लैक कलर्ड मॉथ है, अब ये ब्लैक कलर्ड मॉथ जो है वो इसमें इजीली डिस्टिंग्विश्ड नहीं हो पा रही है। और इस इजीली डिस्टिंग्विश न होने के कारण अब जो प्रेडेटर्स थे उनके लिए वाइट मॉथ्स को देखना बड़ा आसान हो गया, क्योंकि बैकग्राउंड जो था वो ब्लैक हो गया था और उसके ऊपर जो वाइट मॉथ्स थे वो आराम से देखे जा रहे थे। उसके कारण प्रेडेटर्स जो थे अब वो क्या करेंगे, इनका शिकार ज़्यादा करेंगे, और ब्लैक जो थी वो अब कैमोफ्लेज हो जाएगी। दैट मीन्स वो उतनी ज़्यादा विजिबल रह नहीं जाएगी। तो धीरे धीरे ये पाया गया कि जो वाइट मॉथ है उनकी जो पॉपुलेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले थी वो धीरे धीरे कम होती चली गई, और वहीं जो ब्लैक मॉथ की जिनकी पहले पॉपुलेशन कम थी वो धीरे धीरे जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वैसे वैसे इन मॉथ्स की संख्या जो है वो बढ़ती चली गई। तो ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है आपका इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का, कि जिसमें जो मॉथ्स थी उनकी आबादी किस तरीके से बढ़ी, किस तरीके से नेचर ने उनको सिलेक्ट किया, और किस तरीके से जो वेरिएशन फ़ायदेमंद था वो आगे आने वाली प्रोजेनी में ट्रांसफ़र हुआ और उनकी पॉपुलेशन बढ़ी। अब इसके बाद में चीज़ ये हुई कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन और आगे बढ़ा तो कोल के ऊपर डिपेंडेंसी धीरे धीरे ख़त्म होने लगी, और जो फैक्ट्रीज थी वो वापस से किसकी तरफ बढ़ी, ग्रीन एनर्जी की कहें आप बात कहें या इलेक्ट्रिसिटी की तरफ बढ़ी। तो कोल का उपयोग धीरे धीरे फिर से कम होने लगा। कोल का उपयोग कम होने लगा तो फिर से जो था पॉल्यूशन, एयर में पॉल्यूशन कम हुआ, ये सूट जो था
जो कार्बन डिपॉजिट हो रहा था आपके पेड़ों के ऊपर वो धीरे धीरे कम हुआ तो फेवरेबल कंडीशन लिचन्स के ग्रो करने की फिर से बढ़ने लगी, और लिचन्स फिर से ग्रो करने लगे तो पेड़ों का जो कलर था वापस से जो बार्क थी वो उनकी वो फिर से ग्रेइश कलर या वाइटिश कलर में आ गई। और फिर ये चीज़ देखी गई कि फिर से जो चीज़ थी ब्लैक मॉथ थी उनके लिए अब कंडीशंस फेवरेबल नहीं रही तो उसके कारण अब जो ब्लैक मॉथ थी वो धीरे धीरे वापस से कम होने लगी, क्योंकि प्रोडेटर्स को वो विजिबल हो गई। और वाइट जो मॉथ जो आराम से छुप पा रही थी वो अब उनकी जो पॉपुलेशन थी वो धीरे धीरे यहाँ से बढ़ने लगी। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, Which of the following refer to correct examples of organisms which have evolved due to changes in environment brought about by एंथ्रोजेनिक एक्शन? एंथ्रोजेनिक एक्शन का मतलब हुआ जो ह्यूमंस के द्वारा जो एक्शंस किए गए हैं उसके कारण किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है। सो डार्विन्स फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड, ये तो जियोग्राफिकल बैरियर के कारण हुआ था। हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वेराइटी, ये डेफिनेटली जो वेराइटीज़ हैं ये ह्यूमंस के इंटरवेंशंस के कारण हुआ है। ड्रग रेजिस्टेंट यूकैरियोट्स, मैन क्रिएटेड ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। तो आपका आंसर है सी, बी, सी एंड डी। ये सारी ही चीज़ें जो करी गई हैं, हर्बिसाइड्स रेजिस्टेंट वीड्स, ड्रग रेजिस्टेंट यूकैरियोट्स जो हम लोगों ने बात करी थी कि जो बैक्टीरियाज हैं, डिसीज कॉजिंग पैथोजेंस हैं, उनके ऊपर अब जो ड्रग्स के रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंट वेराइटी डेवलप होती चली जा रही है। और वहीं डॉग्स की या हम लोगों ने बात करी थी कैबेज की और अलग अलग चीज़ों की कि जिनकी नई नई डिज़ायर्ड कैरेक्टर की स्पीशीज़ ह्यूमंस ने खुद ही क्रिएट करी है। तो आपका आंसर होगा बी, सी एंड डी।